वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह 11:30 बजे के इस 50 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की आपकी क्लास ये रिकॉर्डेड मोड में है। डेली आपकी क्लास सुबह 11:30 बजे लाइव होती है। लेकिन किसी किसी दिन क्या रहता है कि अवेलेबिलिटी मेरी नहीं रहती है, उपलब्धता नहीं रहती है, तो वो वीडियो सेक्शन में क्लास आ जाती है, यानी रिकॉर्डेड मोड में आ जाती है। हालांकि चलती ये भी लाइव ही है, लेकिन ये पहले की रिकॉर्डिंग होती है जो प्ले होती है। तो आई होप आप समझेंगे इस बात को कि कभी कभी समय न रहने की वजह से ऐसा किया जाता है, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वैसे ही सवालों की श्रृंखला जैसे हम लोग रोज करते हैं। अगर आप आर ओ या आर ओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी ओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या पी सी एस प्री के लिए किसी भी ऐसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं प्रश्नों के साथ व्याख्या करता हूँ। प्रश्नों के साथ व्याख्या करने में मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि भाई कि आपको ढेर सारे प्रश्न कराना। ढेर सारे प्रश्न कराना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि भाई एक प्रश्न की व्याख्या के साथ आपको ढेर सारी बातें बता देना, एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ढेर सारी बातें बता देना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 111 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन इधर गिव एसेंट और विदहोल्ड एसेंट टू द बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तीसरा लिखा हुआ है कि जब दोनों सदन पुनः विधेयक पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति उसे दोबारा नहीं लौटा सकते। तो देखो ये राष्ट्रपति की सस्पेंसिव वीटो से रिलेटेड सवाल है, निलंबनकारी वीटो से संबंधित सवाल है। सबसे पहला लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा कोई भी विधेयक है, जैसे ये बिल है, बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, अब किसके पास पहुंचा? प्रेसिडेंट के पास पहुंचा सहमति के लिए। प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा तो एक्ट बन जाएगा। अब लिखा है कि प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा तो एक्ट बन जाएगा। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक अगर आप छोड़ दो तो बाकी विधेयक पर राष्ट्रपति के पास ये पावर है, रोकने की या साइन करने की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा बिल होता है जिसपे प्रेसिडेंट सिग्नेचर करने के लिए बाउंड होता है, यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होता है? बाध्य होता है, बाउंड होता है। ठीक है। तो यहां लिखा है जनरल वे में कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है या रोक सकता है, तो ये जनरल स्टेटमेंट है, सही होगा। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। तो देखिए मनी बिल एक ऐसा बिल है धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। सस्पेंसिव वीटो यानी वापस करना। ठीक है। सस्पेंसिव वीटो का अर्थ ये होता है कि जब राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर देता है तो उसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। ऑर्डिनरी बिल के केस में राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, साधारण विधेयक के केस में राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। धन विधेयक के केस में राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट धन विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए यानी पुनर्विचार हेतु क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। सही है? गलत हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के हेतु नहीं लौटा सकता है। अगला लिखा है जब दोनों सदन पुनः विधेयक पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति उस पर दोबारा नहीं लौटा सकते। ठीक है। अब देखो एक बार समझना, मनी बिल को तो वापस ही नहीं कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट ने वापस किया और दोबारा पारित कर दिया संसद में, तब राष्ट्रपति सिग्नेचर के लिए बाध्य हो जाता है, तब नहीं लौटा सकता है। ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। उन विधेयकों के लिए ये स्टेटमेंट सही होगा जिसको वापस किया जाता है, जिसको नहीं वापस किया जाता उसके लिए है ही नहीं ये स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आर्टिकल 200 से रिलेटेड है। लिखा हुआ है अनुच्छेद 200 के संदर्भ में रिगार्डिंग आर्टिकल 200 राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है, पहला। दूसरा लिखा हुआ है कि राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकता है। द गवर्नर कैन विदहोल्ड द एसेंट टू अ बिल। तीसरा लिखा हुआ है कि धन विधेयक को भी राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। मनी बिल कैन ऑल्सो बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट। धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखा जा सकता है। बताइए भाई। तो देखो एक बात समझिएगा यहाँ पर,
जैसे मान लो ये बिल है, ये राज्य की बात हो रही है ना, तो राज्य में भी दो सदन हो सकते हैं, एक सदन से भी काम चल जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ दोनों सदन हैं, तो चलो हम दोनों को आधार मान के चलते हैं। विधेयक मान लो विधानसभा विधान परिषद में पारित हो गया, तो अब किसके पास जाता है? ये गवर्नर के पास। जब तक गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। अगर गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, तो एक्ट बन गया। गवर्नर पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है। मनी बिल को छोड़ दिया जाए तो बाकी विधेयक को गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए यहाँ भेज सकता है विधानमंडल को। मंडल ने अगर फिर से पारित कर दिया तो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएगा, मनी बिल को वापस नहीं कर सकता। इसके बाद गवर्नर सुरक्षित रख सकता है, विधेयक को रोक सकता है, रोकने की भी पावर है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के विचार के लिए, है ना, प्रेसिडेंट के विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए भी गवर्नर विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, विदहोल्ड कर सकता है। और राष्ट्रपति के विचार के लिए, चाहे उसमें ऑर्डिनरी बिल हो चाहे उसमें मनी बिल हो, किसी भी विधेयक को जो सिग्नेचर के लिए गवर्नर के पास आया है उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए रखने की शक्ति राज्यपाल के पास है, यानी गवर्नर के पास है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार है तो सुरक्षित रख सकता है, गवर्नर में रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकता है, किसी विधेयक को स्वीकृति देने से रोक सकता है, ये भी ठीक है। धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला लिखा हुआ है आर्टिकल 312 निम्नलिखित में से किन सेवाओं के निर्माण से संबंधित है? आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज। देखो किन सेवाओं के निर्माण से संबंधित है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, इनको उदाहरण के तौर पर समझिएगा। ये अखिल भारतीय सेवा का एग्जाम्पल है। तो सवाल ये है कि क्या 312 अखिल भारतीय सेवा के निर्माण से संबंधित है? क्या 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के निर्माण से संबंधित है? तो जवाब होगा हाँ। तो ये दोनों अखिल भारतीय सेवाओं से, तो देखो थोड़ा सा सवाल इस तरह से नहीं होना चाहिए था, थोड़ा इसका भाषाई अर्थ दूसरा निकल रहा है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर सवाल पे मत जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से मुझे अगले 5 मिनट तक सुनिएगा तो आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, भारत देश में एक होती है सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवा, है ना। जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं आप, तो वो केंद्रीय सेवा में आते हैं, सेंटर कैडर के लिए काम कर रहे हैं, सीबीआई में हैं। दूसरा स्टेट सर्विसेज, राज्य सरकार के लिए, राज्य के किसी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, एक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा ऐसी होती हैं जो यहाँ और यहाँ दोनों के लिए होती है। जैसे अभी मैंने बोला था ना सीबीआई में है, तो कुछ तो जैसे सीबीआई में क्या है कि सीबीआई में आईएएस की भी पोस्टिंग, आई सॉरी माफ कीजिएगा, आईपीएस की भी पोस्टिंग सीबीआई में होती है, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये आईपीएस हो सकता है कि पहले लखनऊ का कोई एसपी हो और बाद में वो सीबीआई में चला जाए। तो कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूसिव फॉर सेंटर होती हैं, कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूसिव फॉर स्टेट होती हैं, और कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो दोनों कैडर में काम कर सकती हैं, दोनों के लिए हो सकती हैं। फिर से सुनना, कुछ होती हैं जो केंद्र के लिए एक्सक्लूसिव है, सिर्फ केंद्रीय सेवा ही रहेगी, है ना। कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ राज्य सेवा ही रहेगी, और कुछ है ऑल इंडिया सर्विसेज जो दोनों जगह कार्य हो सकता है। कौन सी हैं? कुछ ही, बस तीन ही हैं, चौथी कैसे बनेगी ये समझना है अभी। एक है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज, सॉरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस। लखनऊ का डीएम अभी आईएएस है, लेकिन वो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी भी हो सकता है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, प्रयागराज के एसपी अभी आईपीएस हैं, कल को वो सीआईएसएफ और सीबीआई में भी जा सकते हैं, है ना। तो केंद्र और राज्य दोनों हो रहा है ना। अभी किसको रिपोर्ट कर रहा है लखनऊ का एसएसपी? स्टेट गवर्नमेंट को। कल को सीबीआई में जाएगा तो किसको रिपोर्ट करेगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना। या मान लो कोई पैरामिलिट्री में चला गया तो किसको रिपोर्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईएफएस, आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन नहीं। इंडियन फॉरेन सर्विस जो होती है वो केंद्रीय सेवा है, वो एक्सक्लूसिव है सेंट्रल सर्विसेज। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट जो आपका है वो समवर्ती सूची का विषय होता है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। फॉरेस्ट पर लॉ बनाने की पावर यूनियन और स्टेट दोनों की होती है, ठीक है। तो ये तीन सेवाएं आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऐसी ही अगर कोई चौथी बनानी है तो जैसे आजकल डिमांड चल रही है इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की, भारतीय न्यायिक सेवा की डिमांड चल रही है। मान लीजिए ऐसी ही कोई चौथी सेवा बनानी है, जैसे आपने तीन ऑल इंडिया सर्विसेज देखी, ऐसे ही अगर कोई चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो इसके लिए राज्यसभा के पास पावर है कि राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और इस प्रस्ताव को प्रेजेंट एंड वोटेड, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 मेजोरिटी से, प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 मेजोरिटी से 2/3 बहुमत से पारित कर दे। और 2/3 बहुमत से पारित करके पार्लियामेंट को यानी संसद को अथराइज कर दे। संसद को क्या कर दे? संसद को अधिकृत कर दे। एक बार फिर से सुनिएगा, राज्यसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 मेजोरिटी से पास करके पार्लियामेंट को अथराइज कर दे, संसद को अथराइज कर दे, तो संसद कानून बनाकर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण कर सकती है। यानी पार्लियामेंट लॉ बनाकर नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण कर सकती है। राज्यसभा निर्माण नहीं कर रहा है, राज्यसभा निर्माण नहीं कर रही है, निर्माण कौन कर रहा है? संसद कर रही है। संसद कैसे कर रही है? कानून बना के कर रही है। और संसद को ये पावर कैसे मिली? संसद को अधिकार कैसे मिला? राज्यसभा ने दिया, राज्यसभा ने संसद को यह अधिकार दिया, ठीक है। तो यहां पर खैर ये तो हो गया, आगे आते हैं। अगला लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला। तो देखिए ये 330 में जो रिजर्वेशन की बात की गई है वो एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात है लोकसभा में। इसे हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहते हैं, इसे हम राजनीतिक आरक्षण कहते हैं। राजनीतिक आरक्षण यही आरक्षण था कि जब दिया गया तो संविधान में ये लिखा गया था कि प्रतिनिधित्व हो जाएगा तो 10 साल बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो नौकरी वाले के लिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर न्यूज पढ़ पढ़ के कहते हैं ना कि पहले तो लिखा था 10 साल बाद समाप्त हो जाएगा, ये वो नौकरी वाले रिजर्वेशन की बात नहीं थी। वो था पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यानी प्रतिनिधित्व हो गया तब समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो गया? आज भी अगर सीटें आरक्षित न की जाए तो आप ईमानदारी से बताइए कि कितने एससी और एसटी जीत के चले जाएंगे लोकसभा में? खुद सोचिए। आज भी अगर सीटें रिजर्व न की जाएं, आज भी अगर सीट्स आरक्षित न किए जाएं, तो कितने एससी एसटी जीत के चले जाएंगे? बहुत कम। तो क्या उनका हक नहीं है संसद में? क्या उनका हक नहीं है देश के संसाधनों पर? क्या उनका हक नहीं है प्रतिनिधित्व में? है ना। नहीं जीत के जा पा रहे हैं तो इसीलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया। फिर इसे 10-10 साल करके संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया जाता रहा, ठीक है। 10-10-10-10 करके इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाया जाता रहा। अभी मोदी जी ने 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, मोदी सरकार ने 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है, ठीक है। इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है, यानी 2030 तक कर दिया है बढ़ा के। क्लियर बात? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे आते हैं, लिखा है राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होती है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव, यानी प्रेसिडेंट 100% स्वीकृति देगा, मना नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल। कौन सा विधेयक है ऐसा? ये है भाई आपका, जैसे संविधान संशोधन विधेयक है जो अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, लोकसभा में पारित होते हैं, राज्यसभा में पारित होते हैं, दोनों जगह पारित हो गए। और दोनों जगह पारित होने के बाद ये कहाँ पहुँचे? ये प्रेसिडेंट के पास पहुँचे, यानी राष्ट्रपति के पास पहुँचे। तो राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करने के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करने के लिए बाउंड होता है,
यानी राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर करने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। ठीक है, क्यों बाध्य होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का कारण होता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा। इस पर भी प्रेसिडेंट वीटो का यूज कर सकता है, सस्पेंसिव नहीं कर सकता, बाकी तो कर ही सकता है। सस्पेंसिव और पॉकेट नहीं, वीटो का यूज नहीं करता, बाकी एब्सोल्यूट कर सकता है मनी बिल पे भी। इस पर तो एब्सोल्यूट भी कर सकता है, सस्पेंसिव भी कर सकता है, पॉकेट भी कर सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक इस पर एब्सोल्यूट भी कर सकता है, सस्पेंसिव भी कर सकता है, पॉकेट वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक, लेकिन इस पर किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाउंड होगा, यानी इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। ठीक है, ये सही होगा। न्यू, अगले पर आते हैं। अगला आपका लिखा हुआ है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। ही मस्ट बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा लिखा हुआ है, उन्हें संसद में बोलने का अधिकार है परंतु मतदान का नहीं। ही हैज़ द ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट बट नॉट टू वोट। उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक निश्चित होता है। इस टर्म इज फिक्स्ड फॉर 5 ईयर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही, महान्यायवादी की बात हो रही, तो इनका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैं कर देता हूँ कि आगे कोई भी सवाल अगर आएगा, इस तरह का कोई भी सवाल अगर बनता है तो आप आराम से उस सवाल का जवाब दे ले जाएं, कोई प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो देखिए, यदि आप बात महान्यायवादी की करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो जैसे आपका वकील आपको लीगल एडवाइस देता है, आपका वकील आपको विधिक सलाह देता है, आपको लीगल एडवाइस देता है, वैसे ही ये भारत सरकार का वकील है। आप कह सकते हैं कि ये लॉयर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया है। ये किसका एडवोकेट है? एडवोकेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार का वकील है। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी। आर्टिकल 76 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अनुच्छेद 76 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अर्थ है ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, यानी उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी ये एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 76 में ही इसकी नियुक्ति की बात की गई है, इसी में योग्यता की बात की गई है, इसी में ये भी कहा गया है कि कोई कार्यकाल नहीं। क्यों ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, आर्टिकल 76 क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो नहीं, बनने के योग्य है, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के योग्य है, वो महान्यायवादी हो सकता है और उसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो यानी योग्यता क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होना चाहिए। अब लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका मतलब उसका कोई भी कार्यकाल नहीं है और राष्ट्रपति की दया का पद है। जब चाहे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाए, जब चाहे राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाए, यानी कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है। कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है, दैट मीन्स कि कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है। कभी भी किसी भी समय प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, कभी भी किसी भी समय प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी किसी समय हटाया जा सकता है। कोई भी फिक्स टर्म नहीं है, कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। क्लियर बात? महान्यायवादी, कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता है, लेकिन एक रोचक बात आपको ये ध्यान रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फुल रोल एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है, ये भारत सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता है। अब भारत सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता है, फुल रोल एम्प्लॉय अगर भारत सरकार का नहीं होता है, फिर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है, भारत सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी ये नहीं है,
तो फिर क्या है, वैसे ही है कि सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में जिसे हम नहीं रखते हैं, जैसे एडहॉक, हालांकि ये एडहॉक नहीं कहा जा सकता इसको, ठीक है। ये एक तरीके की ऐसा कर्मचारी है जो फुल रोल एम्प्लॉय नहीं होता, ये भारत सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त करता है, फुल पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, इसीलिए इसका फिक्स वेतन भी नहीं होता, इसे पारिश्रमिक मिलता है। पारिश्रमिक यानी रिमरेशन मिलता है, और जो भी पारिश्रमिक मिलता है वो कौन निर्धारित करता है? जो भी पारिश्रमिक मिलता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फुल रोल एम्प्लॉय नहीं है तो इसका मतलब है प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, जी हाँ, इसे प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है, बट विद सम लिमिटेशन, कुछ सीमाओं के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है। जैसे क्रिमिनल के मामलों में बिना सरकार की सहमति से सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, ठीक है। 3 आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है। 76 योग्यता नियुक्ति की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये डील करता है। 105 इसको वो विशेषाधिकार मिलते हैं जो सांसदों को मिलते हैं। 88 ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा, वोट करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है, जी नहीं, न्यायाधीश की योग्यता, ठीक। संसद में बोलने का अधिकार है, मतदान का नहीं, ठीक है। कार्यकाल नहीं, कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, कोई भी फिक्स टर्म या कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। लिखा है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में, अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा भंग होने के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है। ही कंटिन्यूज इन ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, उसे हटाने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है। हिज रिमूवल रिक्वायर्स अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है यानी कौन सा गलत है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज इनकरेक्ट? लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में आपको बताना है, भंग होने के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है, हटाने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है, सिंपल मेजोरिटी पर्याप्त है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष की यदि आप बात करें तो लोकसभा अपने सदस्यों के मध्य से ही अपना अध्यक्ष चुनती है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों के मध्य से ही अपना अध्यक्ष चुनती है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का मेंबर होता है, पहली चीज, फर्स्ट थिंग तो ये लोकसभा का मेंबर है। सेकंड थिंग कि लोकसभा में ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। लोकसभा का संचालन करना, पूरा का पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना, लोकसभा में नियम के व्याख्याता के तौर पर, लोकसभा में इवन लोकसभा में संविधान का भी व्याख्याता है, लोकसभा में ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करता है, संविधान का भी व्याख्याता है। और तीसरी बात, क्या लोकसभा भंग होने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का भी पद डिजॉल्व हो जाता है? क्या लोकसभा भंग होने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का भी पद भंग हो जाता है? नहीं। लोकसभा भंग होने के साथ साथ लोकसभा स्पीकर का पोस्ट डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा भंग होने के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का पद भंग नहीं होता, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भंग नहीं होता, बल्कि मेरे भाई वो कब तक बना रहता है? अगली नई लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले तक, अगली नई लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग के ठीक पहले तक, यानी अगली नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले तक वो पद बना रहता है। क्लियर बात? अगली नई लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले तक वो पद बना रहता है। क्लियर बात? समझ गया? ठीक है। अब हटाया कैसे जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, तो ये भी देख लेते हैं। अच्छा चलो, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा में ही हटाया जाएगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही। लोकसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना देते हैं, ठीक है। 14 दिन की पूर्व सूचना, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर क्या लाते हैं? प्रस्ताव लाते हैं। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाएंगे, और 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाएंगे, और इफेक्टिव मेजोरिटी से, इफेक्टिव मेजोरिटी का अर्थ होता है कि प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे। कौन सा बहुमत? प्रभावी बहुमत से, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेंगे। दैट मीन्स कि प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे। कौन सी मेजोरिटी मेरे भाई? इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करेंगे, यानी प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी प्रभावी बहुमत से पारित करेंगे, और प्रभावी बहुमत से पारित करके कहाँ भेज देंगे?
इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करेंगे प्रभावी बहुमत से, और प्रभावी बहुमत से पारित करने के बाद यदि पारित हो गया तो कहीं भेजना नहीं है, हट जाएगा। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल माइनस वैकेंट बाई 2+1। वैकेंट का मतलब रिक्ति, absent नहीं। absent का मतलब होता है नहीं आए हैं, डेट पे गए हैं, मिलने गए हैं, ठीक है, वो absent है। वैकेंट का मतलब खाली, तो कुल संख्या माइनस खाली बाई 2+1, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। लोकसभा स्पीकर को इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है, ठीक। डिप्टी स्पीकर को भी ऐसे ही हटाया जाता है, उपाध्यक्ष को भी ऐसे ही हटाया जाता है, ठीक है। तो लिखा है भंग होने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। अगली नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक हटाने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त है, गलत है। कौन सा असत्य है पूछ रहा है, तो दो वाला आपका असत्य। ये भी थोड़ा भैया ध्यान दिया करो कि असत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले सवाल में भी गलती हो गई थी थोड़ा सा। ऊपर वाले सवाल में भी क्या पूछ रहा था, असत्य पूछ रहा था, लेकिन मैंने आपको यहाँ क्या टिक कर दिया था, यहाँ मैंने सत्य टिक कर दिया था, ठीक है। तो असत्य अगर पूछ रहा है तो मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है, ठीक। ये तो सत्य है, ये भी सत्य है। न्यायाधीश होना आवश्यक है, ये गलत था, ये गलत था, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसमें आंसर क्या था आपका, आंसर इसका आपका फर्स्ट एंड थर्ड था, ठीक है। ध्यान से उतर गया था, है ना। अब लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं बताते हुए निकल गया, रिकॉर्ड ही तो कर रहा हूँ, तो बताते हुए निकल गया, ध्यान देना इसमें भी। तो किसमें सत्य पूछा है, किसमें असत्य पूछा है, वो भी ध्यान रखा करिए थोड़ा सा भाई, कभी कभी हो जाता है। हाँ, मैं भी कभी कभी यादों में चला जाता हूँ ना, तो मुझसे भी कभी कभी हो जाता है। चलो आगे आते हैं। अगला है आपका राज्यपाल की अध्यादेशीय शक्ति से संबंधित सवाल है। लिखा है राज्यपाल की अध्यादेशीय शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पूर्व निर्देश आवश्यक होते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश वापस न जिए जाने तक अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है, यानी अध्यादेश वापस न लिए जाने तक अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है। देखो राज्यपाल अध्यादेश, राज्यपाल की जो अध्यादेशी शक्ति है उसके बारे में मैं थोड़ी देर आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा ध्यान से सुनिए, फिर इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है मेरे भाई शॉर्ट टर्म लॉ, अल्प अवधि का कानून। कोई ऐसा कानून जो शॉर्ट टर्म का है, अल्प अवधि का है, उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे भारत देश में राज्यपाल के पास है, आर्टिकल 213 के तहत। राज्यपाल ऑर्डिनेंस तब इशू करता है जब विधानमंडल सत्र में न हो। अगर विधानमंडल का एक सदन, एक हाउस भी सेशन में नहीं है तब भी कर सकता है। ये राज्यपाल की डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, यानी ये राज्यपाल की विवेक की शक्ति नहीं है। राज्यपाल इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ही करता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर करता है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही सलाह पर करता है। राज्यपाल उन्हीं विषय पर अध्यादेश जारी करेगा जिस विषय पर राज्य को कानून बनाने की शक्ति है। राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी कर दिया तो जैसे विधानमंडल का कानून वैसे ही वो काम करता है। राज्यपाल का अध्यादेश वैसे ही काम करता है जैसे विधानमंडल का कानून। समझ गए। गवर्नर का राज्यपाल का आदेश वैसे, राज्यपाल का अध्यादेश वैसे ही वर्क करता है जैसे विधानमंडल का कानून, बशर्ते बशर्ते यदि उसे परमानेंट लॉ बनना है, अस्थाई कानून बनना है, तो जैसे ही विधानमंडल लौट के आए उसके 6 हफ्ते के भीतर उसे पारित होना होगा। और अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, 6 महीने 6 हफ्ते। तो फिर से सुनो फैक्चुअल डेटा। ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हाँ। डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, कूपर केस में क्लियर किया। मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है, 6 महीने 6 हफ्ते। परमानेंट लॉ बनने के लिए कितने दिन में पारित होना होगा, जैसे ही विधानमंडल लौट के आए उसके 6 हफ्ते के भीतर पारित होना है। कौन से विषय पर जारी करता है राज्यपाल, ऐसे विषय जिस पर विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, आर्टिकल 213। ठीक है। कब जारी किया जाता है, जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो। वैसा ही इफेक्ट होता है जैसे राज्य विधानमंडल का कानून। ठीक है। तो ऑर्डिनेंस के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई। अब इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब बताइएगा, और बताइएगा, अगर कह दिया जाए तो बताया करिए। ठीक है। हाँ, आलसियाया मत किया करिए। आलस बहुत बुरी बला है, हालांकि मैं भी बहुत आलसी हूँ, लेकिन ठीक है, गलत चीज़ को गलत कहने में कोई बुराई नहीं है, है ना। आलसी तो मैं भी हूँ।
साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, यदि आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाइए और लिखिए विपुल त्रिपाठी सर पॉलिटी। इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक। अब इस टेलीग्राम चैनल का ऑनर मैं ही हूं, तो मुझे डायरेक्ट भी आप मुझे ढूंढ के मेरा नाम मैसेज कर सकते हैं। नाम मेरा विपुल त्रिपाठी है। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम है विपुल अंडरस्कोर ADV। ADV मतलब एडवोकेट। ठीक। और यहाँ पर भी आप मुझे जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप QR कोड स्कैन करना चाहते हैं तो ये मेरा है। ये स्टडी IQ का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको रीसेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो इससे ज़रूर जुड़ा रहा करिए। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग एक सूचना पर। आपके लिए ये सूचना है कि 26 अगस्त को हमारे यहाँ एक वेबिनार है। ऑफलाइन जैसे सेमिनार होता है वैसे ऑनलाइन वेबिनार होता है। 26 अगस्त को भाई इमरान सर और धर्मेंद्र सर आपसे मिलेंगे रात को 8 बजे और आपके सवालों का जवाब देंगे। पूरा रोड मैप बताएंगे कैसे तैयारी किया जाए। योगेंद्र सर सुमित सर मिलेंगे 27 अगस्त को 3 बजे और पूरा रोड मैप आपको समझाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ ये सूचना आपके लिए कि भाई यदि आप पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो क्या क्या कोर्सेज उपलब्ध है हमारे यहाँ। प्री के भी कोर्स उपलब्ध हैं, मेंस के भी कोर्स उपलब्ध हैं, आंसर राइटिंग कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, प्री से लेके इंटरव्यू का पूरा कॉम्बो जिसमें सब कुछ पढ़ने को मिल जाता है, किताब सहित, टेस्ट सीरीज सहित, मेंटोरशिप सहित, वो भी उपलब्ध है। ठीक। तो ये सारे कोर्सेज हैं। देखो ये प्री का है, ये टेस्ट सीरीज है, RO फाउंडेशन है, मीन्स है, आलेखन मीन्स, ये आपका दोनों फाउंडेशन है। आरंभ एक ऐसा फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का मौका मिलता है। अब देखिए हर आरंभ बैच में मैं पॉलिटी नहीं पढ़ाता, लेकिन किसी किसी में जहाँ उपलब्धता होती है वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। जैसे पिछले 22 जुलाई को एक शुरू हुआ है, 22 जुलाई को एक बैच शुरू हुआ है, उसमें पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पहुँचा हुआ हूँ। ठीक। तो अगर आप यू आरंभ में इनरोल करते हैं प्लेटिनम में, तो आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास मिलती है। प्री मेंस दोनों सिलेबस कवर होता है। मेंटोरशिप मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है, किताब आपके घर जाती है। प्री का एक रिकॉर्डेड कोर्स जिसका अलग से पैसा यहाँ 5,000 है, वो इसमें शामिल होता है। मेंस का एक रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें अलग से पैसा, देखो अलग से अगर खरीदोगे तो अलग से 6,000 देना पड़ेगा, इसमें शामिल होता है। NCERT का एक कोर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक कोर्स, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। प्लेटिनम की फीस इस समय 19,999 है। गोल्ड की 11। गोल्ड क्या है? गोल्ड में सिर्फ सिलेबस पढ़ने का मौका मिलता है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। प्लेटिनम में 4 साल वैलिडिटी के साथ वो सब मिलता है जो मैंने अभी आपको बताया। प्लेटिनम आरंभ सबसे पॉपुलर कोर्स है स्टडी IQ का, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है। आज नहीं तो कब, जब भी इनरोल करिएगा इसी में इनरोल करिएगा। ठीक। हाँ, ये जो डिस्काउंटेड फीस मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोड अगर आप लगाएंगे, ये आपके अध्यापक का कोड है, यानी मेरा VL लाइव, इससे आपका एक प्रेम जाहिर होता है। आप मेरा कोड लगाते हैं तो किसी भी अध्यापक का आप लगा सकते हैं VL लाइव, जिससे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल करिए 9289996923, 9289996923। इस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आप यहाँ कॉल करिए और ये कोड बताइए। ठीक। आप इससे मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपको पूरी की पूरी सलाह मिलेगी, कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन सा बैच आपके लिए उपयुक्त है वो सब मिलेगा। आप पूरा का पूरा इनसे पूछ भी सकते हैं, जो भी आपके मन में सवालात चल रहे हो सब आप पूछ लिया करिए। ठीक है। हाँ, ये लोग सब कुछ बताते हैं, सारी काउंसलिंग देने के लिए ही है। आप चाहते हैं किसी से कुछ नहीं, किसी कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं क्या सर इसमें क्या पूछना, खुद ही देख लेंगे क्या क्या फीचर्स हैं। तो चले जाओ वेबसाइट पर www.studyIQ.com पर जाओ, स्टेट PCS पे क्लिक करो, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करो, आरंभ पर क्लिक करो। अब देखो यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस है वो देखो। बाई नाउ पर जाओ, मोबाइल नंबर इंटर करो, कूपन कोड ये जो पहले से लगा है उसको हटाओ, VL लाइव लगाओ, इनरोल करो। ये तरीका है अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो। स्वयं से अगर आप पूरा का पूरा देख के इनरोल करना चाहते हैं तो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और ईमानदारी से पढ़िए। जितना पढ़ने के लिए आप ईमानदार होंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।